आजकल बच्चों में गुस्सा, जिद, पढ़ाई में रुचि की कमी या मोबाइल की लत, अकेलापन हो या अनुशासनहीनता, इस तरह की जो बातें हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं, जो हमें समाज में आजकल दिखाई दे रहा है, ऐसे बच्चों को अक्सर हम प्रॉब्लम चाइल्ड कहकर संबोधित करते हैं। बहुत सारी बातें आज हमें करनी है, लेकिन क्या सच में बच्चा ही जिम्मेदार है? क्या सच में समस्या बच्चा ही है, या फिर परिवार, समाज, शिक्षा की जो व्यवस्था है समाज में, या बदलती जीवन शैली? क्या कारण हो सकता है बच्चों के अंदर इस तरह के जो बदलाव आ रहे हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए आज हम परिचर्चा लेकर उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं वैभवी, हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट की ओर से आज बहुत भावुक भी हूँ और भाव विभोर भी हूँ, क्योंकि लगातार जब हम अपने पायदान चढ़ते जा रहे हैं और 228 एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं परिचर्चा को लेकर, और ये परिचर्चा अब परिपक्व हो चुकी है और हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति और भी बढ़ गई है। आज हम एक खास विषय पर बात करने आए हैं, जो बहुत ज्वलंत भी है और बहुत ज़रूरी भी है कि हमें इस पर चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। प्रॉब्लम चाइल्ड, जिम्मेदार कौन? इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ देश के कोने-कोने से वक्ता मौजूद हैं। मैं वक्ताओं का परिचय आपसे कराती हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संदीप कौर ओबरॉय जी का भी विशेष धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकालती हैं और हमारे कार्यक्रम में जान डाल देती हैं। आप मनोवैज्ञानिक हैं, आप फाउंडर, डायरेक्टर हैं सोलफुल सुजॉनसन। तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और कई बार हमारी चर्चा में शामिल भी हो चुकी हैं और चर्चा को एक नई दिशा देने में कामयाब हैं। तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस पटल पर। डॉक्टर ओबरॉय, बहुत-बहुत स्वागत है। इस चर्चा में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण शख्सियत मौजूद है वक्ता के रूप में। आप हैं डॉक्टर दीपक द्विवेदी जी, और आप एसएस मेडिकल कॉलेज रीवा से हमारे साथ पधारे हैं, मध्य प्रदेश से, और आप बाल रोग विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही वर्तमान में आईएपी के न्यूरो डेवलपमेंट पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्स और चैप्टर के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इतना व्यस्ततम समय से आपने थोड़ा सा समय हमारे लिए चुराया है, और मैं तहे दिल से पूरी टीम की ओर से आपका अभिवादन करती हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय पर हर तरह से चर्चा होनी चाहिए। बच्चों के अंदर बदलाव किस रूप में आ रहे हैं, वो शारीरिक है, मानसिक है। हमें लगा कि हमें एक ऐसे डॉक्टर की भी ज़रूरत है मनोवैज्ञानिक के साथ-साथ। तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। पूरे टीम की ओर से बहुत-बहुत अभिवादन आपका, डॉक्टर साहब। और जिस विषय को हमने चुना, एक ऐसी संस्था वात्सल्य, जहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये विषय दिया गया था बच्चों के द्वारा। जब नाटक रचाया जा रहा था स्टेज के ऊपर, तो वहाँ एक शब्द आया था प्रॉब्लम चाइल्ड। तो हमें लगा कि प्रॉब्लम चाइल्ड ये एक ज्वलंत विषय है, और क्यों किसी बच्चे को हम प्रॉब्लम चाइल्ड कह रहे हैं। और कविता मल्होत्रा जी, जो कि वात्सल्य की अध्यक्ष हैं और समाज सेवी भी हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। उनसे हम जान पाएंगे कि उनके जहन में ये शब्द कैसे आया और क्या कुछ उन्होंने समाज में देखा, सुना, समझा, और तब जाके अपने बच्चों को उन्होंने इस नाटक के लिए तैयार किया। मैं कविता मल्होत्रा जी का विशेष धन्यवाद भी देती हूँ जुड़ने के लिए, और अपनी बात को रख पाएंगी इस विषय के माध्यम से मैं उनका अभिवादन करती हूँ। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ हिंदी विभाग की सेवानिवृत्त प्रोफेसर जुड़ी हुई है अनीता राकेश जी, जो कि बिहार से हैं, लेकिन देश के कोने कोने से हमारे साथ व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं आज। और अनीता जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि अनीता जी ने बहुत समय दिया है कॉलेज में, जहाँ बच्चों को
बनते भी देखा है उन्होंने, बिगड़ते भी देखा है और बहुत वर्षों का उनके पास अनुभव है। उस अनुभव को आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो मैं अनीता जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे साथ तुलिका खरे जी जुड़ी हुई हैं, जो कि अंग्रेजी की अध्यापिका हैं और बच्चों के साथ उनका बड़ा मेल-जोल रहा है और बच्चों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हम बच्चों की हर तरह की समस्याएं देख पाते हैं और उससे जूझने की भी कोशिश करते हैं, उसे दूर करने की भी कोशिश करते हैं। तुलिका जी बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। ये खास कार्यक्रम है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये और बहुत जरूरी है विभा जी, कि मुझे हम आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की भी। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप सबको बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ रही है, आ रही है। आपको नहीं आ रही? कविता जी आपको मेरी आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। कविता जी आप दोबारा से ज्वाइन करें, आप अगर हम मुझे नहीं सुन पा रही हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के जो विषय को हमने चुना ये बहुत ज्वलंत है और कविता जी का विशेष आभार, क्योंकि उन्होंने हमें इस ओर झांकने के लिए जो है वो एक पहलू हमें दिया कि हम इस तरफ भी देखें। और मैं सभी जो वक्ता के रूप में हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ पूरी टीम की ओर से। और हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम सर जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जब आप केंद्रीय निदेशालय में निदेशक के पद पर रही, हिंदी की इतनी सेवा आपने की, हिंदी साहित्य संस्थान से भी आप जुड़ी हुई हैं, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी टीम मेंबर का बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आप सब चल रहे हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर कौर, चूंकि मनोवैज्ञानिक हैं आप, एक प्रश्न मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ और ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। क्या हम अपने उन बच्चों को, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, जो हम चर्चा कर रहे हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड बोलना ज़रूरी है? क्यों हम उन बच्चों को प्रॉब्लम चाइल्ड का नाम दे रहे हैं? क्यों एक टैग दे रहे हैं? यहाँ से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, फिर मैं बाद में दीपक सर के पास आऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पहले बच्चों के बारे में बात करेंगे, फिर कविता जी हमारे साथ जुड़ेंगी, फिर वो बताएंगी किस तरह से उनके मन में ये विचार आया कि ये भी एक मुद्दा है समाज में। डॉक्टर संदीप, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच वैभवी जी। पहली तो आप सच में बहुत ही इमोशनल टॉपिक लेकर आई हैं इस बार। शायद ये मेरे दिल के बहुत करीब था और आपने इस चीज़ को जांचा, भापा और मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं जैसे चाइल्ड काउंसलर हूँ और एक फैमिली थेरेपिस्ट हूँ और मेरा ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ काम करने का। तो खास चीज़ ये होती है कि जब मुझे ये मतलब मैं आपके लिए क्वेश्चन करती हूँ या जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि अगर वर्ड प्रॉब्लम किसी की भी पर्सनालिटी के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा। और खासकर वो बच्चे जो हमेशा वल्नरेबल होते हैं, जो बड़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी हर नीड्स, बेसिक नीड्स, खाना पीना सोना, जो सब हम पर डिपेंड करता है, और उसके बाद जो उनकी इमोशनल नीड्स हैं, उन सभी नीड्स के लिए हम पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। बेसिक नीड्स तो हम पेरेंट्स दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, पर जहाँ बात आती है अटेंशन की, अनडिवाइडेड अटेंशन, उनकी इमोशनल नीड्स, उन्हें समझना, उन्हें जानना, उनके कैरेक्टर को पढ़ना, उनके अप्स एंड डाउन्स, जीवन के हार जीत को, उनका स्कूल में आज क्या हुआ, कैसे रहे दिन, फ्रेंड्स के साथ क्या है, क्या हम उन इमोशनल नीड्स के साथ क्या जोड़ पाते हैं, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि आज हम बहुत बिजी हैं। साधारण शब्दों में हमारे पास टाइम नहीं उन बच्चों के लिए। बेसिक नीड्स हम सच में देख लेते हैं, खाना पीना, बेस्ट बैग, बेस्ट स्कूल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट अंदर झांकने की जरूरत है। और जहाँ कनेक्शन नहीं होगा तो हमें बच्चों में प्रॉब्लम नजर आएगी, क्योंकि बच्चा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा, वो सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने सभी साथ जुड़े हुए स्पीकर्स को कि अपने माइक को ऑफ कर लें। थैंक यू जी। सो हम बात कर रहे हैं कि जब हम बच्चे को टैग देते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड का, वो बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है,
वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है कि उसे एक प्रॉब्लम हो रही है जिसे वो अपने बिहेवियर के थ्रू बता रहा है। और जब वो लेबल्स चिपका दिए जाते हैं, जब वो टैग्स दे दिए जाते हैं, उन्हें कोई भी संभालना नहीं चाहता। चाहे वो परिवार का एक हिस्सा हो बच्चा, उस सिचुएशन में फैमिली गेट टुगेदर्स होंगी, तब उस बच्चे को लेबल किया जाएगा, पिन पॉइंट किया जाएगा, और वो सालों दर साल उस बच्चे के साथ वो टैग जुड़ा रहेगा। और चाहे वो बच्चा जब स्कूल में हो, चाहे वो किसी कारण अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा, तो वो उस लेबल के साथ जिएगा और हम सब उसको एक प्रॉब्लम चाइल्ड का नाम दे देंगे। मैं बात कर रही थी कि मेरा 30 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है, उसमें से ऑलमोस्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस स्कूल के बच्चों के साथ है। तो स्कूल के बच्चों के साथ मैं बात कर रही हूँ कि शायद मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि जितने भी जिन्हें हम आज सो कॉल्ड प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड कह रहे हैं, उन बच्चों को मेरे सपोर्ट कर दिया जाता था। ये वो बच्चे होते थे जिन्हें कोई नहीं देखना चाहता था। बट मैं अपनी जर्नी से ये कहना चाहूँगी कि शायद वो बच्चे हमेशा मेरी आंख का इशारा समझते थे। वो सिर्फ प्यार देखते थे, वो कनेक्शन देखते थे, और मुझे वो कभी प्रॉब्लम चिल्ड्रन लगे ही नहीं। तो मैं इस टर्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये टर्म यूज होनी ही नहीं चाहिए। आज बहुत अच्छा है, हम इस पर सब हम लोग मिलकर इस पर आज कुछ रोशनी डाल पाएंगे। थैंक यू। जी डॉक्टर ओबरॉय, बहुत सही कहा आपने। बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों किसी एक नाम से किसी बच्चे को हम संबोधित करें, तब जब बच्चे की गलती नहीं है। शायद बच्चों के इर्द गिर्द वैसा माहौल बनाया गया है, वो भी हमारी वजह से। कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं, और हम अपने दोष को अगर आज इस मंच के माध्यम से अगर एक एज अ पेरेंट या एज अ ह्यूमन बीइंग हम अगर उसको एक्सेप्ट करें, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि अपनी गलती मानना, इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो बच्चे हैं, वो बच्चे कितने कोमल हैं, कितने कोमल हृदय के बच्चे हैं, और एक गीली मिट्टी की तरह हम बच्चों को देखते हैं। जब भी बात आती है कि बच्चा एक गीली मिट्टी की तरह होता है, जिस तरह से आप उसका आकार बनाएंगे, विभा बच्चा जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सबको आ रही है मेरी आवाज? कविता जी, आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है। आप एक काम करें, क्योंकि दूसरे मोबाइल से आप जुड़िए, दूसरे डिवाइस से। आपके फोन में कुछ दिक्कत आ रही है। सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही है। कविता जी, थोड़ा सुन पा रही है? कुछ प्रॉब्लम है डिवाइस में। लेकिन मैं डॉक्टर दीपक द्विवेदी जी के पास चलना चाहती हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बाल विभाग से आप आते हैं और बच्चों की मनस्थिति की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम हम बच्चों में देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बच्चों में है ही नहीं। प्रॉब्लम समाज में है, प्रॉब्लम माँ बाप में है, प्रॉब्लम जो घर का व्यवहार है, जो वातावरण है, उसमें है। लेकिन चूंकि बच्चों से जुड़े हुए हैं आप, बच्चों का जो एक स्वास्थ्य का जो एक लेवल होता है, मैं सबसे पहले एक बात जानना चाहती हूँ। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस उम्र में ऐसा लगता है आपको कि बच्चों के अंदर बदलाव आ रहे हैं? ऐसी कौन सी उम्र है जहाँ पर हमें लगे कि हमें बहुत ज़्यादा बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि ऐसे तो किताबों के माध्यम से, या चलिए सोशल मीडिया की बात कर लो, जहाँ से हम सब जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत कुछ देखा, हम बहुत कुछ जान रहे हैं। लेकिन एज अ डॉक्टर आपसे जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर जो बदलाव, असली बदलाव, जिसको समझकर माँ बाप को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, वो कौन सा समय है, और किस समय हमें बच्चों को ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है? जी, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू विभा राज जी। ये एक्चुअली मैं ये पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जैसा संदीप मैडम ने कहा कि बिल्कुल किसी भी तरह का लेबल किसी भी बच्चे में नहीं लगाना चाहिए, किसी भी तरह का। चाहे वो आप कहिए प्रॉब्लम चाइल्ड है, तुम बहुत बदमाश हो, तुम जो भी कुछ है, कोई भी लेबल, क्योंकि खासकर बच्चों का मन कोमल होता है। जैसा आप माँ बाप कह देते हैं कि भाई तुम ऐसे हो, वो वैसा ही अपने को मान लेते हैं।
अगर आप बच्चे से पॉजिटिव एटीट्यूड में बात करेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने ये काम अच्छा किया, या बच्चे से 10 पॉजिटिव बात की जाएंगी, तो वो वैसा ही अपने आप को बिल्ड करता जाएगा। शब्दों में बहुत ताकत होती है, और खासकर माता पिता के शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि माता-पिता हमेशा बच्चों से पॉज़िटिव बातें करें, ना कि नेगेटिव। अगर डाँटना भी है या डिसिप्लिन भी करना है, तो वो हमेशा पॉज़िटिव उससे करना चाहिए, रादर देन नेगेटिव टर्म यूज़ करके। इससे क्या होता है कि बच्चा अपने आप में लेवल समझ लेता है कि नहीं, हम तो यही हैं। आप उसको कहेंगे कि तुम बहुत बदमाश हो, तो बच्चा सोच लेगा कि नहीं, मैं बदमाश ही हूँ, तो अब मैं बदमाश ही सही। अच्छा, अब आपने जो ये प्रश्न पूछा कि भाई किस एज से, यूजुअली क्या होता है कि बच्चे तो पूरे टाइम बदलते रहते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन है, अगर मानव मस्तिष्क की बात करें, तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से 18 साल तक वो पूरे समय सीखता रहता है। सीखता तो बाद में भी है, पर पहले 18 साल बहुत ज़्यादा सीखता है। तो ऐसा ऐसा कोई पीरियड नहीं है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कम ध्यान देने की ज़रूरत है। बट एक जो एडोलसेंट पीरियड जिसको हम कहते हैं, जो 10 से 18 साल के बीच में होता है, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो सेंसिटिव क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चे के अंदर, और वो एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ बच्चा ना बच्चे से, कभी-कभी बच्चे से एडल्ट जैसे पेश किया जाता है, कभी-कभी जब वो कुछ सीरियस बात करने की कोशिश करता है तब उसको बच्चा मान लिया जाता है। तो इससे उसके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए यही एक एज है, और इसी एज से पूरी दिशा और दशा बच्चे की जीवन की डिसाइड होती है। तो 10 से 18 साल में जब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी हो रही होती है, बच्चा अपने मन में बहुत कंफ्यूज होता है। तो इस टाइम पे माता-पिता का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि माता-पिता दोनों वर्किंग हैं, काफ़ी बिज़ी हैं, और ऑब्वियसली ज़रूरी भी है, बट स्टिल हम इस प्लेटफ़ॉर्म से ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि माता-पिता को फिर भी बच्चे के साथ बैठना, खासकर एडोलसेंट बच्चों के साथ, कि किस और जीवन के हर एस्पेक्ट में बात करना कि कैरियर क्या होता है, दोस्त कैसे होते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या हैं, क्योंकि वो सेक्सुअलिटी भी एक्सप्लोर कर रहा होता है इस समय। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर माता-पिता अगर जो भी समस्या बच्चे की है, उसको उस टाइम पे आइडेंटिफ़ाई करके पॉज़िटिव एटीट्यूड से करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रादर दैन नेगेटिव टर्म्स यूज़ करना कि तुम ऐसा कर रहे हो, या गलत टर्म नहीं, पॉज़िटिव टर्म्स का यूज़ करना चाहिए। तो तो यही डॉक्टर साहब, है अभी बाकी। जी। मतलब 10 से 18 साल का जो बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बाद में सुनेंगे, अभी तुम ये काम कर लो, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी यूनिफॉर्म बहुत चेंज। इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मतलब अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो वहां पर सुनना बहुत जरूरी है कि वो क्या कह रहा सुनना है। बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है उसको। मतलब मैं तो अपने पेरेंट्स को, जो भी जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनको बोलता हूँ, आप अगर उस टाइम पे नहीं भी बता रहे हैं तो अपने पास लिख के रख लीजिए, उसको बाद में एड्रेस कीजिए, पर एड्रेस ज़रूर कीजिए जो भी बच्चे का कंसर्न है। क्योंकि अगर माता-पिता गाइड नहीं करेंगे तो उसको कोई ना कोई तो गाइड करेगा, और वो गाइडेंस फिर गलत लोगों से लेगा। सबसे बड़ी समस्या बिल्कुल, ये है, क्योंकि बिल्कुल, टीचर से तो बच्चे वैसे डरते हैं, माता-पिता ही हैं जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। और अगर वो माता-पिता उसको गाइड नहीं करेंगे तो वो दोस्तों से गाइडेंस लेगा, और दोस्त तो हमेशा गलत भी करते हैं, सही भी करते हैं, बट माता-पिता से बड़ा गाइडेंस कोई नहीं होता है। तो बिल्कुल ये सही बहुत कहा ज़रूरी डॉक्टर है। साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कविता जी सुन पा रही है क्या? कविता जी, आप विभा जी, मुझे सुन? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, कविता जी की समस्या का समाधान हम करते हैं। मैं तुलिका आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं पहले अनीता जी का एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। इतने वर्षों का अनुभव आपका है, आप हिंदी विभाग में प्रोफेसर रही हैं, और बहुत बिगड़े हुए बच्चे भी आपके पास संभले हैं, जैसा कि मैंने सुना है आपके बारे में। तो एक सामाजिक रूप से भी आप जुड़ी हुई हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं कविता जी के पास आती हूँ। कविता जी, मैं आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो एक सामाजिक प्रतिनिधित्व करती हुई अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ या समझने की कोशिश करूँ, बच्चों के अंदर अंदर जो तनाव होता है, उस तनाव को कितने करीब से आपने देखा है? और चूंकि बहुत लंबा समय आपका रहा है, आज की जनरेशन और पहले की जो पीढ़ी रही है उसमें बहुत अंतर है। तो उस समय की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम चाइल्ड है, ये शब्द आज का नहीं है, ये बहुत पुराना शब्द दिया गया है, ये हाईलाइट हो रहा है अभी। जी।
सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके अनुभव को यदि हम यहाँ खंगालने की कोशिश करें, यहाँ हम उसका लाभ लेने की कोशिश करें, तो क्या रहा है आपका अनुभव इतने वर्षों का? किस तरह से आप बच्चों को देखती हैं? क्योंकि आपके पास जनरली ज़्यादा उम्र के बच्चे रहे हैं और वो बच्चे फिर या तो संभले होते हैं या बिगड़े होते हैं। वो एक अलग लेवल है, लेकिन चूँकि वो बचपन से वहाँ तक पहुँचे हैं, एकदम से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो मैं एक अनुभव आपका जानना चाहती हूँ। कविता जी की मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, तब तक आपका स्वागत है। नमस्ते आप सभी को। और यहाँ बहुत सारे अनुभवों के साथ, चाहे वो शारीरिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, हर तरह के अनुभवों से जुड़े हुए व्यक्तियों के अनुभव से मैं भी कुछ अनुभव ले रही हूँ। और मेरे अनुभव ऐसा है कि मैंने एक स्कूल भी चलाया था, इसलिए मेरे पास 2 साल 2.5 साल के बच्चों से लेकर के वो 30 साल 40 साल के विद्यार्थियों तक का एक अनुभव है। तो मेरा एक ही, जो डॉक्टर साहब ने और पहले जिन लोगों ने कहा कि बच्चों के साथ कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। आप बड़े बच्चे भी जो बिगड़े होते हैं, जो आपने कहा कि या तो वो बिगड़े होते हैं या सवरे होते हैं, लेकिन हमारे पास जब आते हैं तो हमें उनका बिगड़ाव नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमें उनमें से क्या निकालना है जो बेस्ट हो सकता है। मैं हमेशा यही बोलती थी सबको दिखाते हुए कि देखो ये इतने झाड़ बाहर में हैं, इतने सूखे हुए पेड़ हैं, लेकिन ड्राई डेकोरेशन भी कोई चीज होती है। तो ड्राई डेकोरेशन भी कोई चीज होती है, रेगिस्तान में भी पानी लाने की बात होती है। तो हम क्यों नहीं अपने आप के भीतर से जो भी है उसको निकालने की कोशिश करें। तो ये बच्चों के भीतर हमें पहले ये तो भाव पैदा करना होता है कि आप के भीतर भी कोई चीज है। अगर आपको किसी ने कह दिया, मेरे पास बहुत बच्चे ऐसे आए जिन्होंने ये कहा कि मैम हम क्या कर सकते हैं, हम तो गांव से हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो किसान से हैं, हम गरीब हैं। ठीक है, गरीबी कोई किसी तरह की जो कुशलता है या मेधा है, टैलेंट है, उसमें कहीं कोई चीज नहीं होती है। गरीबी अलग चीज है और टैलेंट अलग चीज है। ये मैं सभी बच्चों के दिमाग में ये डालने की कोशिश करती रही हूँ ताकि उनके भीतर जो भी है वो निकल सके। दूसरी बात, जो अभी बात आई पेरेंट्स की, तो जो जिम्मेदार कौन, जो आपका प्रश्न है, तो सही बात है कि बच्चे प्रॉब्लम नहीं होते हैं। मैं हमेशा मानती हूँ कि बच्चे कभी भी खराब नहीं होते, बच्चे कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। प्रॉब्लम होते हैं हम, आप, हमारा समाज। और हम अगर उनको सही से, अगर डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता, वो और क्रॉनिक हो जाता है, तो उसमें डॉक्टर का फेलियर है, न कि रोग का फेलियर या रोगी का फेलियर है। तो हम उस चीज को जानना चाहते हैं ये कि उसके भीतर कौन सी क्षमता है। तो ये 3 एंगल हमने देखे कि एक माता पिता की बात तो आ ही गई जहां बच्चा सबसे पहले पलता है, फिर वहां से निकल करके आता है उस स्कूल में, और वहां से निकल के आता है कॉलेज में। लेकिन इन तीनों के बीच एक चीज है जो है समाज। और समाज और ये तीनों मिलके ट्राइंगल जो बनता है, ये तीनों बिंदु जो हैं, ये बहुत बड़े जिम्मेदारी है इनकी, चाहे उस बिगाड़ने में या संवारने में। अब हम याद करें उस चीज को कि जब हम छोटे थे तो हमारे हम पड़ोसी को अंकल बोलते थे, और वो कहीं रास्ते में दिख जाते थे, अरे देखो अंकल दिख गए। मतलब वो अंकल भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय थे, उतने ही सम्माननीय थे, उतना ही भय था जितना हमें अपने पिताजी से था, आंटी से भी उतना ही भय था। तो ये हमारे भीतर जब अपने बच्चों के प्रति और बच्चों को हमारे प्रति जब ये विश्वास टूटता है, तब समस्या खड़ी होती है। तो समस्या बच्चों में नहीं है, समस्या हम सब के बीच में है कि हम उन सब चीजों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। भाग दौड़ की जिंदगी में मुझे इतना ही कहना है कि भाग दौड़ की जिंदगी में जो बहुत असंतुलन पैदा कर रहा है, अनबैलेंस्ड, आप अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, हमें ज्यादा पैसा कमाना है, हमें ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, और बच्चों को भी उसी भाग दौड़ में हम दौड़ाते जा रहे हैं। नतीजा क्या होता है, बच्चे उस लायक नहीं है, आप उस क्षमता के साथ बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, और उस तनाव में आप भी तनावग्रस्त हैं तो उसका तनाव बच्चों पे निकलता है। बच्चे तनावग्रस्त होते हैं तो उनका जो डिप्रेशन है वो कहीं और निकलता है। तो हम
एक चीज को हमेशा ध्यान रखें कि जो पास्ट है, हम वर्तमान में जरूर तरक्की करें, हम जरूर पैसे कमाएं, हम जरूर बहुत सारी चीजों को पाने की कोशिश करें, लेकिन बच्चों के भीतर भी एक चीज ये डालने का प्रयास करें कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जितना भी पाया, जो भी मिला, वो हमारा सबसे अच्छा है और हमें बिल्कुल, इस पर बिल्कुल। गर्व होना चाहिए। ये अगर फील होगी तो किसी को गरीबी के प्रति, किसी को अपने फेलियर के प्रति कभी कोई निराशा नहीं होगी। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, फेल होकर के भी उनको अगली बार 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में, मैं आपको बताऊं, एक बच्चा एकदम निराश होकर, अब बोलने में भी बुरा लगता है, वो एक तरफ से सुसाइडल अटेम्प्ट एक बार उसने लिया था कि मेरा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। वो नेट एग्जाम, पता है 10वीं बार में उसने नेट एग्जाम कंप्लीट किया और वो क्वालिफाई करने के बाद सबसे पहले मेरे पास आया कि मैम आफ्टर ऑल मेरा नेट में मैंने क्वालिफाई किया 10वीं बार में। तो ये उनके भीतर हमें देना है कि यू कैन डू एंड यू आर द बेस्ट। ये हम नहीं दे पाते उनको, ये संतुलन हमारे भीतर ही नहीं है, हम बच्चों के भीतर क्या देंगे। चलिए, तो जी, एक अरे वाल्मीकि, बस 2 लाइन में बोल दूं कि वाल्मीकि जी की एक कथा सब लोग जानते हैं, जब बुद्ध भगवान ने उनको रोका था अंगुलीमाल के रूप में, तो उनको एक ही लाइन कही थी कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। तो मेरा इस इंसान से, सारे लोगों से एक ही विनती है कि सब लोग, हे मनुज तू कब ठहरेगा इस जंगल में दौड़ने से, ताकि बच्चे संभल पाए। आप सबको बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि हमारा जो उत्तर है वो थोड़ा छोटा छोटा अगर होगा तो हम बहुत ज्यादा पहलू पर बात आज कर पाएंगे, जी जी क्योंकि जी, हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल आधे घंटे का ही समय है। कविता जी, क्या जी। आप अभी मुझे सुन पा रही हैं? मैंने कहा था मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि अभी अब आपकी आवाज नहीं आ रही। अब कविता जी की आवाज मुझे नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है? ओहो कविता जी, अब आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं। उस समय आप नहीं सुन पा रही थी और अब हम नहीं सुन पा रहे हैं। एनीवे, हम चलते हैं तुलिका जी के पास। बच्चों के साथ जो एक लगाव रहा है, और आपके बच्चे भी छोटे हैं, तो घर में भी इस तरह का होता है कई बार ऐसा माहौल। मेरा बेटा बहुत शांत है और मेरी बेटी बहुत नटखट है, इस तरह के बच्चे होते हैं। कविता जी सुन पा रही है मुझे? राइट। कविता जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। तुलिका जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि बच्चों के साथ जब आप होती हैं तो किस तरह का माहौल होता है, और क्या लगता है आपको बच्चों को प्रॉब्लम चाइल्ड कहना सही है? प्रॉब्लम चाइल्ड जो टर्म है ना, वो अपने आप में ही एक बड़ा सा टैबू बन जाता है। पहली बात, हम प्रॉब्लम चाइल्ड क्यों बुलाने लगे हैं बच्चों को? मतलब माँ बाप के लिए बहुत इजी चीज हो जाती है कि चाइल्ड को जो है प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड या प्रॉब्लम चाइल्ड आप टैग कर दो और किसी काउंसलर के पास ले जाओ, और अपना जो है, अपनी सारी जिम्मेदारी जो है आप खत्म कर दो उसी जगह पे। और इस हेलो, आप सुन पा रही है हमें? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। आप बोलिए, आ हम रही सब है? सुन रहे हैं आपको। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, जस्ट हाँ जी। तो मुझे क्या लगता है कि हम लोग ना एज पेरेंट्स हम क्या करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे को बड़ा इजी हो जाता है अपनी चीजों को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड या प्रॉब्लम चाइल्ड बता के उसको काउंसलर के पास जाते हैं और उसकी काउंसलिंग करवाने लग जाते हैं, और अपना जो है अपना पल्ला साफ कर लेते हैं कि चलो हमने तो काम अपना कर दिया, वी आर रिस्पॉन्सिबल इनफ कि हमने बच्चे को कम से कम काउंसलर को अप्रोच करवा दिया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि काउंसलर मैडम के पास भेज दीजिए। अब मैं एडोलेसेंस चिल्ड्रन को ही पढ़ाती हूँ स्कूल में, मैं लैंग्वेज टीचर हूँ। तो क्या कहते हैं, मेरे पास जो बच्चे होते हैं ना, मुझे क्या लगता है एक बड़ा सा ट्रांजिशन फेज होता है, एडोलेसेंस पीरियड जो होता है। आप सोचिए, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, अगर सालों पहले पुरानी बात अगर कर रहे हैं, तो ये इस पीरियड पे बच्चों की शादियां करवा दी जा रही थी। मतलब वी यूज्ड टू गेट देम मैरिड एट दिस एज। तो आप सोच पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होता होगा बच्चों में। और वो हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं, बिल्कुल एक सुनामी की तरह होता होगा, एंड उस चीज का फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालते होंगे अगर आपको कोई सही एनर्जी या कोई सही गाइडेंस ना मिले घर पे। और बच्चा एकदम से दौड़ के भाग के अपने टीचर के पास नहीं जाता, पहले अपने माँ के पास आता है। तो उस टाइम पे अगर माँ जो है सोशल मीडिया पे बिजी है,
मान लीजिए अपने डेली लाइफ में बिजी हैं, तो बच्चे को कोई और ऑप्शन नहीं मिलता, वो भी धीरे से डिजिटली एडिक्ट हो जाता है, और धीरे धीरे जो चीजें वो एक्सपोज अपने आप को जिस चीज से जुड़ता है या किसी को आइडलाइज करता है, वो जो आइडल्स उसके होते हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को धीरे धीरे ही स्टार्ट कॉपिंग दोज ट्रेट्स एंड टेक्निक्स। तो आपको लगता है कि बच्चा जो है वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बन गया है क्योंकि हमारी बात नहीं सुनता, वो किसी और चीज को ही कॉपी करते करते ट्रेंड किए जा रहा है। सो आई फील वो जो है ना, मेन चीज हमें जो करना चाहिए, दैट इज टेकिंग आउट टाइम फॉर चिल्ड्रन। आप सोचिए, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कभी हमने ये टर्म सुना था कि प्रॉब्लम चाइल्ड, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड? कभी नहीं। बच्चा बदमाश होता था लेकिन प्रॉब्लमेटिक कभी नहीं होता था, जस्ट बिकॉज कि हमारे माओ ने, हमारे चाचा चाची, मामा मामी, दीज पीपल यूज्ड टू गिव अस टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। तो बेसिकली चीज यही है मेरे अनुभव से कि क्या कहते हैं, टाइम की जो कमी हम लोग आजकल करते हैं, जो बिकॉज वी वांट टू बी बिजी, जस्ट बिकॉज हमें काम करना है बाहर जा करके। तो दैट इज व्हाट आई फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो ये प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड का कॉन्सेप्ट निकाल के जा रहा है। चाइल्ड आपका प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट बनाया है जस्ट बिकॉज अपने आप को कन्वीनियंस के साथ जोड़ने के लिए। मेरे क्लास में एक लड़की थी जो बीच में एक बार भाग गई थी, और वो भाग गई थी, मतलब वो मिली नहीं थी, पुलिस केस हो गया था। मैं एज ए क्लास टीचर मैं बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि मैंने उसको 2 दिन पहले डांटा था, किसी चीज पे डांटा नहीं था, समझाया था। उसने अपनी होम असाइनमेंट की कॉपी जमा नहीं करी थी, तो मैंने उसको समझाया था। मैंने कहा था कि तुम हमेशा अपने काम को बहुत ढील देती हो। तो वो एकदम से वो चली गई कहीं, उसकी माँ का कॉल आया, पीसीएम जिस दिन था उस दिन मैं छुट्टी पे थी, मेरा कोई एग्जाम चल रहा था, तो उसने फोन किया, उसकी माँ ने, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि मिल नहीं रही है बेटी मेरी कहीं। तो मैंने कहा होगी। धीरे से जब पता चला कि वो है ही नहीं और स्टेशन पे दिखी गई है कैमरे पे, तो मुझे बहुत चिंता हुई उसकी। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दी ओवर बर्डनिंग ऑफ आवर वर्क, जैसे मेरे पास बहुत सारा काम था पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे, मैंने शायद उसको बोल दिया होगा कि तुमने हमेशा अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करना होता है, तो शी सेड दैट। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं एडल्ट ना समझनी चाहिए। मैं एज एन एजुकेटर, वो एज ए पेरेंट, फिर जब ये मिली फाइनली तो रिकवर हो गई। वो कहीं बिहार के रेलवे स्टेशन में जाके मिली आफ्टर 2 डेज। उसकी माँ का कॉल आया, मैंने कहा थैंकफुली अच्छी, मतलब सही क्या कहते हैं, सही सलामत वो मिल गई। शी वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस। तो मुझे अच्छा लगा सुन के। अल्टीमेटली बच्ची तो मेरी ही है, मेरी क्लास की है, तो वो चीज। तो जब मैंने उससे बात करी, वो हफ्ते 10 दिन बाद शी स्टार्टेड कमिंग टू स्कूल, तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा बच्चे क्या प्रॉब्लम हो गई थी, आपको बुरा लगा था और पीटीएम थी तो शायद आपको डर लग गया होगा, तो आप भाग गए होंगे। तो उसने मुझे ये कहा कि मैम, नॉट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से मैं नहीं भागी थी, मेरी माँ मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती है, और जब भी मैं जाती हूँ उनके पास, कुछ भी अपनी मन का बोल रहे, उसको पेट में दर्द हो रहा था काफी टाइम से। शी जस्ट वांटेड टू टेल हर मदर कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और जाके जो है, क्योंकि वो शी वाज सफरिंग फॉर अ मंथ ऑलमोस्ट, और जाके उसकी माँ के पास टाइम नहीं था। क्यों टाइम नहीं था? क्योंकि उसने कोई लोकल ई कॉमर्स का चैनल खोल रखा था, वो मेंबर्स ऐड करना होता है, और वो सारी चीजें होती है जो ऑनलाइन आजकल लेडीज करती रहती हैं। तो उसको टाइम नहीं मिला, वो हॉस्पिटल नहीं जा पाई। उसको किसने बहलाया फुसलाया कि चलो मेरे साथ चले जाओ, सम लेडी ओनली, लेकिन ऐसा बिल्कुल शॉर्ट है कि किसी लड़के के साथ नहीं गई थी। मान लीजिए वो लेडी नहीं होती, या वो लेडी किसी और इंटेंशन से उसको लेके गई होती, तो आज वो मिलती ही नहीं है ना। तो ये तो मतलब ऐसी चीजें मेरे सामने रोज ही आती हैं। व्हाट आई फील, ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आती हैं विद द ग्रोथ पीरियड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज पेरेंट्स टू एड्रेस। हमें बहुत जरूरत है इस चीज को, रादर टैगिंग की प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, इसको जाकर के आप डॉक्टर के पास ले जाओ, काउंसलर के पास ले जाओ, काउंसलिंग करवाओ। हमें खुद जरूरत है इस बात पे घुसने की, जैसे पुराने हमारे माँ बाप ने अपने हमें टाइम दिया था, हमारी चीजों को एड्रेस किया था, चाहे डांट के क्यों ना दी टाइम, लेकिन टाइम तो दी थी ना उन्होंने। तुलिका जी, पुराने जमाने में बच्चों को जी समय मिला करता था, और अब जब वर्किंग पेरेंट्स हैं तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। मैं डॉक्टर द्विवेदी आपके पास आना चाहती हूँ, और मैं कुछ प्रश्न भी आए हैं श्रोता की तरफ से, वो भी मैं लूंगी। माइक बंद कर लीजिए आप लोग सब। कविता जी सुन पा रही है मुझे? सुन पा रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? फाइनली आपकी आवाज आ गई है, और मैं आपके पास कविता जी आती हूँ थोड़ी देर में। मैं डॉक्टर साहब आपके पास जाना चाहती हूँ। क्या नींद की कमी की वजह से या गलत खान पान की वजह से बच्चों के अंदर या स्क्रीन टाइम है, मोबाइल देखना या लैपटॉप देखना या टीवी देखना, इसकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन आता है? क्या लगे? ये एक्चुअली में जी
ये एक्चुअली में आपने जो प्रश्न किया है बहुत बड़ा प्रश्न है, इसमें पूरे दिन बोला जा सकता है, पर ये इस समय इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि खासकर स्क्रीन देखने से बच्चों में जितनी तरह की समस्या आप सोच सकती हैं सब आ रही हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे कोमल मन के हैं और मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं वो किसी को पता नहीं है। खासकर यूट्यूब जैसे चैनल जो हैं उसमें कुछ भी आता है, कुछ भी आ जाता है। तो ये मतलब सिर्फ एक्चुअली में हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं जानते वो छोटी सी स्क्रीन में वो क्या देख रहे हैं बच्चे, फिर भी कोशिश हमको ये करना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि रात भर बच्चे मोबाइल में कभी गेम खेल रहे हैं, कभी यूट्यूब देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, इससे उनकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है और कम नींद आने से और समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे मोटापा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, गुस्सा आता है। छोटे बच्चों में ऑटिज्म की समस्या आ रही है, बड़े बच्चों में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, डेलिक्वेंसी जिसको हम कहते हैं, मतलब और सुसाइडल टेंडेंसी आ रही हैं। और ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो हमारे एडोलसेंट फेस कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया प्रेशर। सोशल मीडिया प्रेशर में जो पीयर प्रेशर बच्चों को आज फेस कर रहे हैं वो आज तक मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ है ऐसी। और कोई भी ना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ना पेरेंट्स, ना एजुकेशनिस्ट, कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि ये प्रेशर किस तरह का बच्चों के मानव जो कोमल मस्तिष्क है उसमें वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने हमारा लाइक नहीं किया, हमारे कितने फॉलोवर हैं, हमारे फॉलोवर कम कैसे हो गए, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और इसमें हमारी तरफ से ये सॉल्यूशन पेरेंट्स के लिए है कि आप पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए और इसको हवा में मत उड़ाइए कि अरे फेसबुक में अगर कोई बच्चे का कंसर्न है कि मेरे फेसबुक में 100 ही फॉलोवर हैं, तो ये बहुत सीरियस बात है। इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए कि अरे फॉलोवर होने से क्या होता है। अब ये बात ज़रूर है कि पेरेंट्स और एज अ केयर टेकर हमको भी नहीं पता है, हमारे बचपन में तो एक भी फॉलोवर नहीं था हमारा। तो अब आज के डेट में तो बच्चों को फॉलोवर चाहिए हैं और अगर नहीं है तो उनको कैसे वो टैकल करें, कैसे आप एज अ मैच्योर पर्सन उसको हैंडल कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैंडल करना। तो मोबाइल का और स्क्रीन का नींद से डायरेक्ट रिलेशन है और नींद के कारण बहुत सारे बिहेवियरल, फिजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम बच्चों में हमको देखने को मिल रहे हैं। और ये मैं एक्चुअली मैं संक्षिप्त बोल रहा हूँ, नहीं तो ये तो मेरे दिल के पास है। हम लोग इसकी पूरे दिन की वर्कशॉप करते हैं सिर्फ स्क्रीन टाइम और बिहेवियरल प्रॉब्लम। जी, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप जरूर बताएं। एक और प्रश्न आया है, बच्चे रूड बिहेव क्यों करते हैं? डॉक्टर तनीजा ने लिख के भेजा है, उसके बारे में कुछ बताएं, क्यों रूड बिहेव होता है बच्चों का? बच्चे का रूड बिहेवियर का सिर्फ एक कारण होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडल्ट्स। अगर पेरेंट्स एडल्ट्स जो हैं उनके जो भी कंसर्न है वो कंसर्न आपको कितनी भी बेकार, स्टूपिड, फुलिश, चाइल्डिश लग रही होंगी, उस बच्चे के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बच्चे ने अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा है तो आप कभी इमोशनली डिस्टेंट मत रहिए उस चीज़ को पूरा कंप्लीटली एड्रेस किया जाना चाहिए। भले और आप जैसे पेरेंट्स ने तो बहुत दुनिया देखी है, बच्चे ने नहीं देखी है, तो उसको नहीं पता कि कोई लड़की ने आप उसको देख के स्माइल किया, तो स्माइल किसी लड़के को स्माइल किया तो वो क्या करे उस चीज़ को। अगर वो आपसे आके पूछेगा प्रश्न और आप बोलेंगे अरे कुछ नहीं करना है, तो वो फिर रूड बिहेव करेगा। उसको जब बच्चा तभी रूड बिहेव करता है जब अनइम्पॉर्टेंट फील करता है, जब उसकी वैल्यूज, उसके थॉट्स वैल्यू नहीं की जाती फैमिली में, तभी वो फिर रिवोल्ट कर देता है कि जब मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो मैं भी किसी की इंपॉर्टेंस नहीं रखूंगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अवेलेबल रहें और जो भी उसका कंसर्न है, भले ही कितना भी चाइल्डिश और फुलिश लग रहा हो, उसको हमेशा सीरियसली कंसर्न एड्रेस करना घर में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। बिल्कुल, मेरी बेटी 11 साल की है, 11.5 साल की। मैं बताना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब वो स्कूल से आती है, अगर वो मुझे कुछ बता रही होती है, मैं बहुत ज़्यादा किसी इम्पोर्टेंट काम में होती हूँ, 2 मिनट की भी अगर देरी होती है अटेंशन देने में, तो वो गुस्सा हो जाती है, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। तो फिर सारे काम छोड़कर मुझे उसकी बात सुननी होती है, सारे काम साइड में करके उसकी बात सुननी होती है। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ, पूरे दिन क्या हुआ, कैसा रहा। फिर वो एक्साइटेड होके सारी चीजें बताती हैं, ये हुआ वो हुआ। तो वो बहुत जरूरी है, हमें भी समझना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे पालना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, फाइनली आप हमें सुन पा रही हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। और कविता जी ने ये जो विषय आज हमने चुना है, ये कविता जी की देन है, क्योंकि कविता जी जिस संस्था को चलाती है, वात्सल्य, जिसकी आप कर्ता धर्ता है, वहां पर बच्चों ने एक नाटक किया था
और नाटक इन्होंने खुद लिखा है। तो कविता जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो नाटक का भाव आपके मन में आया वो क्यों आया, और क्या सोचा आपने, समाज में ऐसा क्या आपको दिखा कि आपको लगा कि नहीं, इस विषय पर नाटक लिखना चाहिए और प्ले भी करना चाहिए। बच्चों ने बहुत शानदार प्ले किया था। जी, स्वागत है आपका शुक्रिया। कविता। सभी को नमस्ते, और मैं थोड़ी सी माफी चाहती हूँ कि यहाँ कुछ परेशानी आ गई, तो मैं आप लोगों की काफी बातचीत तो सुन ही नहीं पाई। लेकिन मैं बच्चों के लिए काम करती हूँ, सारा दिन बच्चों के बीच में रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते या र्यूड बिहेवियर करते हैं, या जो भी टीचर्स के साथ भी उनका संबंध उतना अच्छा नहीं है स्कूल में। तो मुझे लगा कि हर एक तरफ से अगर कंप्लेंट आ रही है तो जरूर इस बच्चे को पहले हमें तराशना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके मन में क्या चीज चलती है। तो काफी सारे बच्चे हैं मेरे पास, मैंने हर तरह के बच्चे के साथ डील किया है और बच्चों के मन को पढ़ने की कोशिश की है कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चीज चल रही है। कुछ जैसे पेरेंट्स, डबल इनकम है, डबल इनकम के लिए उनको जरूरतें पूरी करने के लिए करना ही पड़ेगा, तो कुछ बच्चे तो बिल्कुल अकेले रहते हैं जो सारा दिन मोबाइल के साथ रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके दादा दादी है ही गाँव में, और टीचर के साथ उनके संबंध क्यों अच्छे नहीं है, क्योंकि वो रील्स देख रहे हैं और उनको लगता है कि वो बहुत बिंदास हैं, अगर वो सबका जवाब देंगे या पलट के जवाब देंगे तो तभी शायद वो अच्छे कहलाएंगे या स्मार्ट कहलाएंगे। तो बच्चों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि कहीं ना कोई कमी इन बच्चों के साथ जो बिहेवियर हो रहा है, चाहे वो हमारे घर से हो, परिवार से हो, समाज से हो या स्कूल में हो, तो हमें उसके ऊपर थोड़ा-सा काम करना चाहिए। तो देखते हैं, देखने में आता है कि बच्चे जो जिनके पास पैसा है, वो खिलौनों के साथ लगे हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, आज मोबाइल जैसा खिलौना जो है वो सभी के हाथ में है। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं है कि हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या चीज़ बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है। उन्हें लगता है जो हमने सुना, जो हमने डायलॉग सुने, वही डायलॉग हम आगे से बोल देंगे तो शायद हम बहुत स्मार्ट कहलाएँगे। तो इसके लिए मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक प्ले बनाना चाहिए, जिससे कि ये संदेश हमारे पेरेंट्स को भी जाए, हमारे टीचर्स को भी जाए और बच्चों को भी जाए कि अपनी बात पहले तो मन की रखनी चाहिए, और सबसे पहले तो पेरेंट्स के पास ही रखनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा कोई गाइड नहीं हो सकता। या फिर अपने घर में जो संस्कार देते हैं बड़े बुजुर्ग, उनसे आपको बात करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनके पास आजकल कोई बैठना नहीं चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो पुरानी सदी के लोग हैं, ये हमें क्या सिखाएंगे। या ज्यादातर बच्चों के मैं डायलॉग सुनती हूँ कि जिन पेरेंट्स के ही सारा दिन झगड़े होते रहते हैं, वो हमें क्या सिखाएंगे, जो खुद ही सारा दिन झगड़ते रहते हैं। तो ये एक बहुत अहम बात है कि अगर हम बच्चों के सामने झगड़ेंगे या हम के कोई ऐसा मुद्दा बच्चों के सामने रखेंगे जिसके बारे में वो बेचारे समझ भी नहीं पा रहे कि मम्मी पापा क्यों लड़ रहे हैं, या घर में अगर कुछ बुजुर्ग हैं उनके साथ क्यों संबंध अच्छे नहीं हैं, या कि समाज में अगर कोई भी आस पड़ोस में कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा कोई बिहेवियर कर रहा है, तो बच्चे उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों के मन पे बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, वो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इस वजह से मेरे मन में ये चीज आई कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। और जब हम ये देखते हैं कि समाज में बच्चों के पास पैसा खुला हो या खिलौने बहुत ज्यादा हो, तो बच्चे इंप्रेशन जमाते हैं कि हमने तो ब्रांडेड चीज ले रखी है, तुम्हारे पास ब्रांडेड नहीं है, तो बच्चा हीन भावना फील करने लगता है, जो दूसरी वर्ग का बच्चा है। तो बच्चों में ये चीज भी नहीं आनी चाहिए। अब ये सोचो कि ये जो बच्चों के पास पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है। मम्मी पापा के पैसे के ऊपर वो घमंड कर रहे हैं या उसको बर्बाद कर रहे हैं पैसे को। छोटी सी उम्र में नशे में जा रहे हैं, किन चीजों में जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है। मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे फोन चाहिए। बहुत छोटी एज में बच्चों को ये सब चीजें चाहिए, लेकिन कैसे, किस तरह से माता पिता ने कमाया होता है, और क्यों इस तरह से हमारी जो ये जनरेशन है ये क्यों इस रास्ते पर चल रही है। लेकिन एक क्या होता है, बच्चा तो डिमांड कर देगा, है ना। बच्चे ने डिमांड की और बच्चा जो है वो सबके लिए एक प्रॉब्लम की तरह घर के अंदर मुद्दा बन गया। अब उस मुद्दे को हर कोई अपने अपने तरीके से टोकता है, बड़ा बुजुर्ग अपने तरीके से टोकता है, मम्मी पापा अपने तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं,
स्कूल में टीचर अपने तरीके से कुछ बोलने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर जब बच्चा चारों तरफ से घिर जाता है, उसको लगता है कि सभी लोग तो मुझे टोक रहे हैं, तो ठीक है, फिर ढीठ बन के बच्चा उस रास्ते पर चल पड़ता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए, जिसमें कहीं न कहीं सुसाइडल अटेम्प्ट भी होते हैं। तो अब क्या है कि ऐसे में जहाँ परिवार में कोई और नहीं मिलता, कहीं आस-पड़ोस में, कहीं कोई ऐसा, जैसे हमने अपने प्ले में लिखा, उसमें एक माली काका को मैंने जनरेट किया, एक कैरेक्टर जो बच्चे को सँभालता है, उसको थोड़े संस्कार भी देता है और अपनी तरफ से पैसे लगा के उसको थोड़ा-सा कोशिश भी करता है। हालाँकि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बच्चा इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि पेरेंट्स ने मुझे टाइम नहीं दिया, तो मुझे आपका पैसा भी नहीं चाहिए। माली काका से मुझे प्यार मिला, तो मैं इन्हीं के पैसे से जो कर सकूँगा करूँगा। और वो माली काका के पैसों से एक वो बनाता है डॉक्यूमेंट्री, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है और फिर वो उनके पैसे लौटाता है। तो ये एक संस्कारों की बात है कि बच्चे को संस्कार तो कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे समाज में वर्ग भेद आज भी है कि ये माली काका से तुमने बात की, छोड़ो, तुम उनसे क्या सीख रहे हो? तुम कैसे लोगों की संगति में हो? आपके पास समय नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को किसी ने संस्कार दिए, तो फिर एक वो आ जाती है कि अरे! ये क्या हो गया? ये अब हम समाज को क्या जवाब देंगे कि हमारा बच्चा किससे बात कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ये लिखना चाहिए। जी, और कविता जी, बाकी डॉक्टर आपने ने बहुत अच्छी बातें कही बहुत हैं। सुंदर आपका प्ले रहा है और मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देती हूँ। इसी तरह बच्चों का मार्गदर्शन आप करते रहें, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बच्चों को सिखाते रहें। मैं डॉक्टर संदीप, बहुत-बहुत शुक्रिया कविता जी। डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी प्रश्न आपके पास लेकर आ रही हूँ कि बच्चों के अंदर जो आक्रामकता बढ़ रही है, बच्चों के अंदर जो ज़िद्दीपन है, उसके व्यवहार में या रूडनेस है, उसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण आपको क्या लगता है? देखिए, इस चीज़ के लिए हम कई चीज़ों को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ जिसे हम कह रहे हैं, जो ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन चल रहा है, अनइनहिबिटेड। उसके साथ-साथ पहली चीज़ मैं ये जो कहती हूँ, वो है घर का एनवायरनमेंट। अगर हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्यार से क्यों नहीं जवाब देते, तो हमें ये देखना है कि हम आपस में कैसे बात करते हैं एज़ हस्बैंड वाइफ, अपने बड़ों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, या बाकी जो आसपास जो हमारे कोवर्कर्स या अटेंडेंट्स होते हैं। तो बच्चे जो पहली चीज़ होती है, उनका जो बिहेवियर है खासकर, वो एक रिफ्लेक्शन होता है ऑफ अ होम एनवायरनमेंट। देयर कैन बी टाइम्स जब बच्चे एजिटेटेड हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी करिए, स्क्रीन टाइम की इस एरा में हम जी रहे हैं, कुछ ना कुछ वो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ वो स्कूल से सीख रहे हैं, पर बहुत कुछ एक परिवार के अपने कंट्रोल में होता है। हम सभी ने जो भी बात की, खास मुद्दा ये है कि बच्चे को कनेक्शन की ज़रूरत है, उसे हर बार करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि बेटी घर आती है, तो मैं उसको सब चीज़ें छोड़कर पहले टाइम देती हूँ। मेरे पास अभी भी एक केस स्टडी है जो चल रही है, केस चल रहा है। वो मेरी एक क्लाइंट है जो इस समय लेट 20s में है, और अभी तक की एज में उन्हें ये नहीं पता कि घर के परिवार के लोगों के सामने रोने की इजाज़त है या नहीं, माँ का प्यार क्या होता है। कभी आज तक उसे किसी ने हक नहीं किया, गले नहीं लगाया घर के अंदर। उस बच्चे के बारे में सोचिए, वो आज बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है, बहुत अच्छा कर रही है। देखिए, हम डर से, अपनी बातों से, जो डिसिप्लिन जो हमने उसका एक, मुझे लगता है एक्सट्रीम एक रूप उसका अपना लिया है डिसिप्लिन के नाम पर, उससे हम बच्चों से अपनी चीज़ें तो शायद मनवा लेते हैं, पर वो कनेक्शन मिसिंग होता है। तो जो रूड बिहेवियर है, जो हम एग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज़ ये है कि हमारा होम एनवायरनमेंट क्या कहता है, आपस में हमारे संस्कार क्या हैं। अगर आज की डेट में बच्चा बाहर से कुछ सीख कर भी, गलत सीख कर भी आता है, और अगर उसे पता है कि मेरे घर का ये नॉर्म नहीं है, वो कुछ टाइम करेगा, ट्राई करेगा, और फिर अल्टीमेटली वो वही करेगा जो उसके माँ बाप करते हैं। तो घर के संस्कार सबसे पहले हैं, ठीक है। स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना चाहिए, और बच्चों से एक्सपेक्ट करने से पहले पेरेंट्स को अपने लेवल पर कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए सिंपल रूल्स हम बना सकते हैं घर में, कि जब हम खाना खा रहे हैं तब हम में से कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, या 9 बजे के बाद हम इस कमरे से बाहर फ़ोन रख देंगे। आधा घंटा आपको एज के अकॉर्डिंग जो हम देना चाहते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी हम देना चाहते हैं, तो रेगुलेटेड आवर्स से पहली चीज़ है स्क्रीन को कंट्रोल करें। चौथी चीज़ टीवी।
हमें लगता है बच्चे को कार्टून के सामने बिठा दिया तो ये सेफ जोन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो काफ़ी सारे कार्टून ऐसे भी आते हैं जिनकी जो लैंग्वेज है या जो उनमें संस्कार दिखाए जाते हैं वो हमारे इंडियन कल्चर से कहीं बिल्कुल मैच नहीं करते, और ये चीज़ें बच्चों में बहुत हैप हो जाती हैं। मतलब वो बहुत जल्दी, क्योंकि बच्चे सीख रहे होते हैं, उनकी फॉर्मेटिव स्टेज है, हर चीज़ को पकड़ रहे हैं, तो वहाँ से भी बहुत ईजिली कंटेंट पकड़ लेते हैं। बच्चे गलती करते हैं, किसी को इमिटेट कर रहे हैं, उनकी नकल करके बोल रहे हैं, तो हम पेरेंट्स को उस पर हंसना नहीं चाहिए। अगर समझाना है तो सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, अलग से समझाइए। कहीं बाहर ले जाना है और आपको लगता है कि मॉल में जाते ही मेरा बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो ले जाने से पहले आराम से बात करिए, उसे कहिए ऐसा नहीं करेंगे, जो आपको चाहिए हम पहले देखेंगे, अगर मिलेगा तो लेंगे, और अगर इस शर्त पर चल सकते हैं तो हम चलेंगे। तो तो ये डॉक्टर अगर कौर, हमारा एक बात जी मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। तो क्या जी बच्चों का जो व्यवहार है इन दिनों, वो जी उनकी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, जो वो देखिए, फील जहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज़ पर आती हूँ। मैं एक आइसबर्ग एग्जाम्पल आपके सामने लाना चाहूँगी। आइसबर्ग जिसे हम मेरे ख्याल हिमखंड कहते हैं, है ना? तो हिमखंड का क्या होता है कि 1/10 ऑफ इट इज विजिबल, जो हमें नजर आ रहा होता है, और 9/10 पानी के नीचे होता है। बच्चे का जो बिहेवियर, जैसे हम एंगर, रूडनेस, एग्रेशन, जो हम सब चीज़ों को बात कर रहे हैं, या जिसे हम प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड की नाम आज हमने दिया है कि ये सुनता नहीं है, बदतमीज बच्चा है, पलट कर जवाब देता है, हम वो 1/10 हिस्सा देख रहे हैं। जो 9/10 है वो सब कारण है जिनकी हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई सोशल कंपैरिजन हो, एक देखिए, एक तो सोशल कंपैरिजन तो खुद देखा बिना कहे भी आ रहा है, पर जो हम ना चाहते हुए भी पेरेंट्स एक सेंस ऑफ कंपैरिजन ले आते हैं, तो उस बच्चे को लगता है मैंने कितनी मेहनत की, मैं इस बार 55 नंबर लेकर आया, लेकिन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी या टीचर की एक्सपेक्टेशन थी तुम्हें 70 या 80 तक तो लाना है, तुम खड़े कहाँ होते हो। तो वो जो एक कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं उसे खींच रही है, खा रही है, और 55 से 75 या 80 तक की जो जंप है वो बहुत बड़ी चीज है, वो इम्प्रैक्टिकल है। अब क्योंकि वो बड़ी लंबी छलांग है जो लगाना संभव नहीं है, तो आई लूज द मोटिवेशन। मुझे फर्क नहीं पड़ता टीचर में कुछ कुछ भी कहें, इनको मेरे 55 नंबर, मैं 40 से 55 कैसे लेकर आया, किसी को कदर नहीं है। सो ग्रेजुअली वो बच्चा इंटरेस्ट लूज कर देता है, वो क्लास में सुनना नहीं चाहता या मम्मी पापा की बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि पेरेंट्स ला रहे हैं कंपैरिजन, देखो तुम्हारे भाई ने क्या किया था, देखो तुम्हारी दीदी ने कितना हमारा नाम रोशन किया, आज भी स्कूल वाले बुलाते हैं। तो हर बच्चा यूनिक है, ये मैं चीज हमेशा कहती हूँ। अपने फिंगरप्रिंट्स की तरफ देखिए, ये भगवान के दिए हुए हैं, तो इसका मतलब एक मैसेज है। द मैसेज इज दैट वी ऑल आर यूनिक। हम सबका, हम में से किसी का कोई रेप्लिका नहीं है। तो अगर हम यूनिक हैं तो हमारी जो अपने अंदर की क्वालिटीज हैं उन्हें संभालिए, संवारिए। मार्क्स लाइफ का एक हिस्सा है, उसी के बेसिस पर, उसी को कह कह कर हम बच्चे का बिहेवियर खराब कर देते हैं। तो बच्चे को चेक करने से पहले अपने आप को टटोलना, परिवार के माहौल को चेक करना, टीचर्स को अपनी बात को चेक करना, वो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौर। और जैसे आपने कहा फिंगर की तरफ देखो, 1000 बार अपनी हाथों की तरफ हम देख चुके हैं, फिर भी आपके कहने पर मैंने देखा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक का एक कमाल है, जो दूसरे के दिमाग से जो कनेक्टिविटी होती है वो बन जाती है। डॉक्टर द्विवेदी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। संदीप जी की बात हमने सुन ली। एक आखिरी प्रश्न है कि बच्चों के अंदर जो गलत व्यवहार हो रहे हैं, क्या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से भी उसका कुछ बच्चों के अंदर कोई कारण है, जो शारीरिक रूप से कुछ अंदर चीजें बदल रही हैं, या कोई बीमारी है जिसकी वजह से जो व्यवहार में है वो परिवर्तन आ रहा है? आपके हिसाब से क्या लगता है? ये तो मतलब अभी रिसेंट नहीं है, कभी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमेशा समस्या पैदा करती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं, जैसे आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। आजकल थोड़ा जंक फूड खाने का जो ट्रेंड है उसके कारण मोटापा बहुत बड़ा इशू हो गया है। आजकल हम लोग एडोलसेंट बच्चों में देख रहे हैं कि मोटापा तो है ही, हाइपरटेंशन, डायबिटीज तक देखने को मिल रहा है, जंक फूड बहुत खाने के कारण। तो
ये बात जरूर रिसेंट ट्रेंड में, और खासकर क्या होता है कि जो टीवी में एड्स आते हैं या यूट्यूब में एड्स आते हैं उसमें बच्चे ही टारगेट होते हैं। तो जितना आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो जितने भी बहुत फैंसी और अच्छे एड्स होते हैं जंक फूड के, चाहे वो बर्गर का हो, पिज्जा का हो, सब जगह बच्चे होते हैं, हर ऐड में बच्चे होते हैं। और उस ऐड को देख के बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे यही खाना है। कभी अंडे वाला ऐड नहीं करता, कभी संतरे वाला ऐड नहीं करता, कभी खीरे वाला ऐड नहीं करता। क्यों नहीं करता ऐड? वो भी ऐड करे तो वो भी खाएं बच्चे, पर क्योंकि ये सब खीरे, संतरे और सेब वाला ऐड नहीं करता और पिज्जा बर्गर वाला हमेशा ऐड करता है। तो ये जो जंक फूड खाते हैं इससे इस समय हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। और साथ साथ दूसरी न्यूट्रिशनल जैसे माइक्रो, जैसे फल नहीं खाते बच्चे, हरी सब्जियां नहीं खाते, इन कारण से क्या होता है कि उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको कि हम लोग आजकल एक नया टर्म आया है हिडन हंगर कहते हैं जिसको। हिडन हंगर का मतलब ये होता है कि खाना तो है पर क्वालिटी फूड नहीं है। मतलब हिडन हंगर का मतलब ये है कि उसमें आयरन नहीं ले रहा है, वो विटामिन नहीं ले रहा है, मिनरल्स नहीं ले रहा है, खाना तो खा रहा है पर हिडन हंगर है। इस हिडन हंगर से भी कई बार बहुत सारे बिहेवियरल और मल्टीपल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, गुस्सा आना, ज्यादा नींद आना, सुस्त रहना, काम को अच्छे से ना कर पाना, कंसंट्रेशन ना रहना, फोकस कम होना, ये सब समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो ये फिजिकल भी रीजंस हैं उसके, और जो सामाजिक बदलाव आ रहे हैं उसके अलावा ये भी एक बदलाव है जिसको कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और चूंकि हम अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, तुलिका जी कृपया आप अपना कैमरा ऑन कर लें। जी मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर तनेजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, प्रदीप गौतम सर हमारे साथ बने हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। और आप सब इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करते रहें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। और भी बहुत सारी आईडी है, नाम भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं बहुत बहुत सभी का स्वागत करती हूँ, जिनका नाम नहीं भी ले पाई उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे कमेंट हैं तो थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो रहा है। मैं एक बात जानना चाहती हूँ आप सभी से, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी समस्याएं हैं समाज में, उस समस्या का समाधान है। कोई भी समस्या बिना समाधान के हमारे सामने नहीं आती, और समाधान हमारे सामने ही होता है, लेकिन हमें उसे ढूंढना होता है। और हम जब तक ढूंढ पाते हैं, कभी कभी समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। जिस तरह से प्रॉब्लम चाइल्ड की हमने बात की, तो बच्चा प्रॉब्लम कभी नहीं क्रिएट करता है। प्रॉब्लम बच्चे के अंदर नहीं है, बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन का कहीं ना कहीं हम भी हिस्सा हैं और हम जिम्मेदार हैं। कविता जी पुनः आपका अभिवादन, बहुत सुंदर आपने जो नाटक लिखा है, उस नाटक से हमें आज प्रेरणा मिली इस कार्यक्रम में इस मुद्दे पर बात करने के लिए। राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए, बहुत बहुत अभिनंदन, जय श्री राम। चलते चलते मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने अनुसार एक संदेश जरूर देकर जाएं, बच्चों के लिए भी और उन माता पिताओं के लिए भी। या ये कार्यक्रम, क्योंकि ये चूंकि सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं, ये कार्यक्रम हर जगह जाएगा, ये शेयर होगा, बहुत जगह से शेयर होगा। तो घरों में अगर ये कार्यक्रम पहुंचे तो एक समाधान लेकर पहुंचे। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना एक छोटा छोटा संदेश दें, ताकि उस संदेश को ले जाकर अगर एक बच्चे की भी जिंदगी बदल जाए या माँ बाप खुद सीख जाए, सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों को समय देना, सार्थक हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले जी कविता जी बोलिए। सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों को समय देना और बच्चों के मन की बात को समझना, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत सवाल होते हैं, और कई बार हम लोग बिजी रहते हैं या हमारे मन में अपने ही कोई काम चल रहे होते हैं, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो कभी भी बच्चों की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, प्यार से उनकी बात को एकदम हैंडल करना चाहिए। समय देना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, अनीता जी ने मुझे लिखकर भेजा है कि आज मेरा नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है। मैं माफी चाहती हूँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब नेटवर्क के अधीन है, हमारा काम ही नेटवर्क की वजह से चलता है। तो ये कभी भी जा सकता है, इसके लिए माफी मांगने की कतई जरूरत नहीं है। और मैं तुलिका जी आपके पास आना चाहती हूँ।
एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, क्या संदेश आप देना चाहती हैं उन तमाम माता पिताओं को, या बच्चों के लिए भी संदेश होना चाहिए जो इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, या इस तरह की समस्याएं जिनके घर में हो, आप क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए जब पेरेंटिंग करने की बात आती है कि उनकी पेरेंटिंग कैसे हुई थी। उनको अपने बचपन में वापस जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि उससे जो सही चीजें हैं जो उनको खराब लगी थी वो तुरंत डिस्कार्ड करें। जो उनकी पेरेंट्स ने उनके साथ किया था, अगर वो खराब लगी थी उनको, तो वो वापस से अपने बच्चों पे ना अप्लाई करें। और जो अच्छी चीजें थी, जो उनको बहुत अच्छी लगी थी, जैसे माँ बाप का समय देना, डांट के थ्रू भी उनके साथ 2 मिनट के लिए टाइम बिताना, कोई टीवी का शो देख लेना, वैसी वैसी कोई अच्छी यादें जोड़ के अपनी पेरेंटिंग को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 14 साल की है और दूसरी मेरी 4.5 साल की है। बहुत अंतर है दोनों के एज गैप, मतलब एज में बहुत लंबा गैप है। लेकिन मुझे कोशिश ये रहती है, दो आई एम अ वर्किंग मदर, लेकिन मैं अपनी वर्क प्लेस की परेशानियां घर लेके ना आऊं, वहीं छोड़ के आऊं। क्योंकि अगर मैं नेगेटिव चीजें अपने मन में लेके आके अपने बच्चों के सामने डिस्कस करूंगी, तो डेफिनेटली वो वही सीखेंगे। उनको ये लगेगा कि अगर घर से बाहर जाके मम्मी क्या इतना परेशान होकर वापस से घर आती है, दैट मीन्स मम्मी को नहीं जाना चाहिए। जिद पकड़ लेंगे कि हमारे साथ ही मम्मी को रहना चाहिए, तो वो भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या कहते हैं, इसलिए माँ बाप को जो सही चीजें उनको लगती है कि तब की थी, तो वो अप्लाई करके अपनी पेरेंटिंग को स्ट्रेंथन करे। दैट इज माय फर्स्ट मैसेज। एंड सेकंड मैसेज इज नेवर डिस्कस अबाउट योर वर्क इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, and do not carry the baggage of your workplace burden to your home. हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, चाहे अपने घर के बच्चों को चाहे, सुधारने की कोशिश करें। निगेटिविटी ना फैलाएं, अपने मन के स्ट्रेस को ना लेके आए। तनाव बहुत बड़ी चीज होती है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। तो वो तनाव जो है कहीं बीच में आप रख के आए और जाके कभी और जुड़े जब आपको सही लगे उस कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन अपने घर तो कम से कम ना लेके आए। That's what I feel about it. Thank you. बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है। डॉक्टर द्विवेदी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना एक संदेश दें, क्योंकि आपका संदेश बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जी। तो सबसे मेरा बस एक ही संदेश है कि बच्चों के साथ हमेशा रहें, जो भी उनकी क्वेरी है उसको चाइल्डिश नहीं माने और उनको बिल्कुल सपोर्ट करें। ये बात बेचारे माँ बाप पे पूरा दोषारोपण करना भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरह जो अभी फेज है, ये फेज कभी किसी ने जनरेशन में फेस नहीं किया है। माँ बाप को भी नहीं पता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो माँ बाप के लिए एक दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी चीज ये है कि एक तो खुद करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा हेल्प ले लें, प्रोफेशनल हेल्प ले लें किसी से, जैसे मैडम बैठी हैं उनके पास चले जाएं, काउंसलर्स के पास चले जाएं और पूछ सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोई शर्म नहीं है पूछने में कि हमारे बच्चा ऐसा प्रश्न पूछता है, इसका हम क्या आंसर दें। माता पिता को नहीं पता है, माता पिता भी बेचारे न्यूक्लियर फैमिली में हैं, पहले दादी नानी चाची सब रहा करते थे, सब सपोर्ट करते थे, अब कोई नहीं है उनके साथ। वो दोनों हैं और 2 बच्चे हैं, सब अपने चारों बैचलर हैं, तो वो ये भी एक समस्या है। तो इसलिए आप काउंसलर को से पूछ लीजिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आस्क फॉर हेल्प। फर्स्ट ट्राई टू बी इमोशनली अवेलेबल टू द चाइल्ड। अगर आप कहीं फंसे गए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके बच्चे का क्या करना है, देन आस्क फॉर हेल्प। व्हेनेवर जहां जरूरी हो तुरंत हेल्प करने में कोई शर्म नहीं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर कौर, क्या कहेंगी आप? जी, सो विपा जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसे हम प्रॉब्लम चाइल्ड या डिफ़िकल्ट चाइल्ड कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चा डिफ़िकल्ट नहीं है, उसे डिफ़िकल्टी हो रही है और उसे हमें हमारे समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, बिहेवियर जो उसका बिहेवियर जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो एक इंडिकेटर है कि हम उसे समझें। और फाइनली हर पेरेंट के लिए आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके बच्चे के लिए इनर वॉइस बनेंगे। कल, आज के बाद, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब वो कहीं बाहर पढ़ने जाएगा, जब वो अकेला होगा, जब वो किसी मुश्किल से शायद जूझ रहा होगा या उससे कभी कोई गलती हो जाएगी, तो उसके अंदर जो आवाज़ आएगी, तो वो पहली आवाज़ आपकी होगी कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस सिचुएशन में कैसे बोलते थे। तो वो आज हमारे पास है कि उसकी इनर वॉइस हम बने। आपके वर्ड्स बहुत काउंट करते हैं। बात के नीचे गहराई तक जाइए
बच्चे को लेबल मत दीजिए। कई साल निकल जाते हैं मुझे किसी एक लेबल को एक्चुअली निकालने में। हम सब ने सुना है मोटा, चश्मिश, लंबू, कालू, आई मीन, और सबसे बड़ी बात हम सभी के लिए पहले, बच्चों के लिए बाद में, वो ये कि किसी को भी फिजिकल अपीयरेंस अपनी हमारी जैसे भगवान ने हमें बनाया उस बेसिस पर कभी कोई नाम मत दीजिए। पहले अपने पर कीजिए और फिर बच्चों से एक्सपेक्ट कीजिए। थैंक यू। क्या बात है डॉक्टर कौर, बहुत सुंदर संदेश आप सभी के। और अनीता जी बार बार हमसे जुड़ पा रही हैं और नहीं भी जुड़ पा रही हैं तो उनका संदेश रह गया है, क्योंकि हमारे पास समय की बाध्यता है, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जिस तरह से आप सभी ने इस चर्चा को न सिर्फ संभाला बल्कि संवारा भी, और हर माता पिता के पास एक संदेश के माध्यम से ये परिचर्चा जाएगी। और जहाँ पर बच्चों को जब हम प्रॉब्लम चाइल्ड कहकर संबोधित करते हैं, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आज की परिचर्चा से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम चाइल्ड कह देना ये समाधान नहीं। हर बच्चे के व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जैसा कि आज आप लोगों ने हमें बताया और हम जिसको समझ पा रहे हैं। भावनात्मक दबाव, पारिवारिक परिस्थितियां, सामाजिक प्रभाव या संवाद की कमी, क्योंकि जब बच्चों के बीच संवाद नहीं होता, माता पिता आपस में बातचीत नहीं करते, तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। यदि परिवार जो है या स्कूल है या समाज मिलकर जहाँ पे बच्चे एक साथ जुट के खेलते हैं, कूदते हैं, इस तरह का माहौल भी अभी नहीं है, तो इस तरह से अगर हम प्रयास करें तो समाज में जो चीजें बदल रही हैं, ये जो प्रॉब्लम चाइल्ड का एक टैग हम बच्चों को दे रहे हैं वो हम ना दें। और इस तरह की चीजें जब बदलेंगी तो निसंदेह ये जो शब्द है, ये शब्द सिर्फ शब्द ही बन के रह जाएगा। कोई भी बच्चा प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बताने की इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं है, और हमें बच्चों को अपना समय देना होगा और बच्चों को कभी जज नहीं करना है कि तुमने इतने नंबर लिए और सामने वाला इतना ज्यादा लेकर आया, तुम्हें भी छलांग लगा के वहां तक पहुंचना, जैसे कि डॉक्टर कौर ने कहा। तो मिला जुला के जो संदेश है वो यही है कि अपनी संवेदनशीलता, अपना व्यवहार, अपना प्रेम और विश्वास बच्चों के साथ बनाए रखें। इस परिचर्चा के माध्यम से यही जो निष्कर्ष निकल के आया है हमारे बीच, और इसी निष्कर्ष के साथ हमारे साथ अनीता जी शायद जुड़ गई हैं। अनीता जी, स्वागत है आपका। छोटा सा संदेश मैं आपका भी चाहती हूँ। निष्कर्ष तो हमने निकाल लिया, लेकिन चूंकि वक्ता के रूप में आप हमारे साथ नहीं है, आपका संदेश हमारे लिए जरूरी है। अनीता जी सुन पा रही है क्या? अनीता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इसी संदेश के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित करते हैं। और आप सभी, डॉक्टर दीपक द्विवेदी जी, कविता मल्होत्रा जी, डॉक्टर संदीप कौर हमेशा की तरह, और तुलिका जी और अनीता जी, आप सभी का तहे दिल से हम पूरी टीम की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। इतने सुंदर विषय को और भी सुंदर आपने बनाया और सहज बनाया ताकि हम लोगों तक एक संदेश पहुंचा सकें। आपका बहुत बहुत अभिवादन भी और बहुत बहुत आभार भी। अगली बार फिर नई चर्चा लेकर उपस्थित होंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। थैंक यू।